तो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा राम राम। तो आज हम आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, एनसीएफ 2005। आज हम इस टॉपिक के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करेंगे, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं क्या है एनसीएफ 2005। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये एनसीएफ 2005 एक प्रकार का दस्तावेज है। लोगों को डाउट हो एनसीएफ 2005 क्या है, तो एनसीएफ 2005 जो है वो एक प्रकार का दस्तावेज है। बहुत सारे पेजों में ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो इसे डिटेल से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो क्लास है ये पूरा निचोड़ है एनसीएफ का। तो आपको ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पेडागोगी से अगर आपने एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कि 99% पेडागोगी क्लियर हो जाएगी और इसके क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या है एनसीएफ 2005? इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसे हिंदी में कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप क्या दिया हुआ है, नोट करके दिया हुआ है। अभी तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं। कितने एनसीएफ आ चुके हैं? 4 आ चुके हैं। पहला कब आया था? 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में, चौथा 2005 में। 75 में आया, फिर कुछ संशोधन हुआ, फिर 88 में आया, फिर कुछ संशोधन हुआ, फिर 2000 में आया और फिर उसके बाद संशोधन होके कब आया? 2005 में। आगे भी संशोधन होने की बात हो रही है, होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। आज क्या पढ़ेंगे? एनसीएफ 2005। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के जो पॉइंट हैं वो क्या कह रहे हैं। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें यह बताया गया है कि बालकों को कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना है। क्या बताया गया है? मैंने जैसा कि आपको क्या बोला कि आप पेडागोगी आपकी 99% क्लियर हो जाएगी। पेडागोगी में क्या पढ़ते हैं हम? ज़्यादा यही तो पढ़ते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है, कैसे बच्चा सीखेगा, यानी कि बालक को समझना कैसे है। तो एनसीएफ 2005 आपको क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में यही बताया गया है कि बालकों को कब, क्या, कैसे और पढ़ाना है आपको। ये आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। किससे हुई है? सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है, जो लिखा हुआ है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ निबंध है, सभ्यता और प्रगति से हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल हैं। और एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन हैं? प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं कौन सी अनुसूची? सभी भाषा की अनुसूची, मतलब सभी भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो सभी भाषाएं एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं का कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वो है। तो 22 भाषाएं लागू होती हैं, यानी कि सभी भाषाएं लागू होंगी। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कुछ सिद्धांत हैं इसके, देख लेते हैं। पॉइंट, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पहला सिद्धांत इसका क्या कहता है? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब जो पढ़ाई है बच्चे की, वो बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। अगले पॉइंट देखते हैं क्या है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी चीज़ों से जोड़ा जाए। कहाँ से जोड़ा जाए? बाहरी चीज़ों से जोड़ा जाए, यानी कि उनके वातावरण जो आसपास बच्चों के हो रहा है चीज़ें,
उनसे उनको जोड़ा जाए। गतिविधियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि बच्चों को किसके माध्यम से सिखाया जाए? गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए। जब हम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा टीचर से बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, डरता नहीं है, अच्छे से सीखता है और उसे समझ में भी आता है, क्योंकि खेल खेल में बच्चा समझ के सीख जाता है, चीज़ें भूलती नहीं है, क्योंकि वो रट नहीं रहा है, समझ रहा है, उन चीज़ों को फील कर रहा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। कैसे विद्यार्थी तैयार किए जाएं? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति कैसे विद्यार्थी तैयार किए जाएं? आस्थावान। आस्थावान का मतलब जैसे कि स्कूल में बच्चा है, उसने खिड़की तोड़ दी, दरवाज़ा तोड़ दिया, घर में भी यही कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं बनाना बच्चों को ऐसा बनाना आस्थावान, यानी कि अगर क्लास में है तो वो समझे ये मेरा क्लास है, मुझे इससे यहाँ की चीज़ें अच्छे से रखनी है, यहाँ साफ सफाई रखनी है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है। कहने का मतलब आक्रामक विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, एनसीएफ 2005 कहता है। अगला पॉइंट देखते हैं। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी क्या केंद्रित होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी पाठ्यचर्या हमारे कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी केवल किताबों से ही रटवा रहे हैं। हमें बच्चे को समझना है कि बच्चा क्या चाह रहा है, किताब पढ़ना चाह रहा है या गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाह रहा है। किताब उसको समझ में आ रही, यानी कि जो पाठचर्या होगी वो किसके अनुसार होगी? बालक के अनुसार होगी। आगे देखते हैं। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना है, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत हार्ड परीक्षा ली जाए और क्वेश्चन बहुत कठिन डाल दिए जाएं या बहुत सख्ती बढ़ जाए, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोटे बच्चों की तरह हमें समझना होगा। इसलिए गतिविधियों से जोड़ा जाए और अधिक लचीला बनाया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, अगला क्या इसमें क्या है? बालक सक्रिय है, स्वयं से जाने और सीखे। क्या है? बालक एक सक्रिय है ना, बालक तो सीख सकता है स्वयं से, तो यानी कि बालक स्वयं से जाने, स्वयं से सीखे और नई चीज़ों को, और क्या? नई चीज़ों को आजमाए, गलतियां करे, तोड़ जोड़ करे और स्वयं सुधार करे। बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा। बच्चे को अपने आप करने दीजिए, वो अपने आप गलती करेगा, तोड़ेगा, जोड़ेगा। कोई सामान रख दिया तो वो बहुत सारे बॉक्स आते हैं और क्या कहते हैं, कार्ड्स आते हैं, आप दे दीजिए, वो अपने आप जोड़ेगा, तोड़ेगा और अपने आप सीखेगा, फिर उसमें सुधार करेगा। तो इसलिए क्या है? स्वयं आजमाएं, गलतियां करे, क्योंकि आजमाएगा तो जाहिर सी बात है गलतियां होंगी, उन्हें तोड़ेगा, जोड़ेगा और स्वयं सुधार करने दीजिए। बस आप उस पर एक नज़र बनाए रखिए, बच्चा कर क्या रहा है, उसकी एक्टिविटी पे नज़र बनाए रखिए कि क्या कर रहा है। अगर कहीं उसको आवश्यकता है तो आप उसको सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 में करके सीखने की बात की गई है। कौन सी बात की गई है? करके सीखने की, यानी कि बच्चे को अपने आप करने दीजिए, आप मत करिए, बच्चे को करने देंगे तो वो सीखेगा। बच्चा हो या बड़ा हो, सब लोग अपने आप से ही करके सीखते हैं, तो करके हम ज़्यादा अच्छे से बेहतर सीख पाते हैं। इसलिए बच्चे को कैसे सीखने दें? करके सीखने की बात की गई है एनसीएफ 2005 में। अगला पॉइंट कह रहा है, सीखने को डर और अनुशासन, सीखने को डर और अनुशासन की जगह कैसा बनाएं? आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए? आनंद एवं संतोष से। बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे नहीं सीखेगा। अगर आपने क्लास में बच्चे को एक दिन डांट दिया और दूसरे दिन वो आएगा ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? उसे पाएंगे ही नहीं, वो कहेगा मैं अगले दिन से जाऊंगा ही नहीं, स्कूल ही नहीं जाऊंगा, फिर आप उसे कैसे सिखाएंगे? इसलिए बच्चों को डर और अनुशासन की जगह कैसे सिखाएं? आनंद और संतोष से। अगर वो नहीं सीख, संतोष का मतलब यहाँ पर है कि अगर वो नहीं सीख पा रहा है एक बार में, तो आप इरिटेट मत होइए कि नहीं सीख पा रहा, मैंने इसको एक बार बताया, 4 बार बताया, थोड़ा सा संतोष रखिए, बच्चा सीख जाएगा। दोबारा आप ट्राई करते रहिए, कोई दूसरा हो सकता है उस तरीके से एक बच्चा सीख गया, बाकी बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, आप कोई नया तरीका लाइए, लेकिन बच्चों को आनंद और प्यार से सिखाइए। जोड़ा जाए। अगला देखते हैं, बालक को उसके
मातृभाषा में। कैसी भाषा होनी चाहिए बालक की? बालक को मातृभाषा में शिक्षा दें। बालक की भाषा और संस्कृति को सम्मान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि मातृभाषा में ही बालक को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भाषा बोलते हैं उसको समझ में ही नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्कूल की एक बात बताऊं आपको। यहाँ की जो सीतापुर की लैंग्वेज है वो मेरे थोड़ा सा कम, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लगभग 2 साल हो गए मेरी ज्वाइनिंग को, तो मैं अब समझने लगी हूँ। लेकिन पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं कुछ चीज़ें बच्चों की नहीं समझ पाती थी, क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो एक बार एक बच्चे ने कहा कि मेरी थाली, एमडीएम खाना खाते हैं बच्चे दोपहर में, अपने बर्तन लेके आते हैं, तो वो थाली अपनी लाया और उसने कहा मेरी थाली बह गई है। हम सोचे कहीं बह गई होगी, चल के देखते हैं। वो मुझे पकड़ के ले गया और क्लास में ले गया, बोला यहाँ बह गई है। हम सोचे यहाँ तो पानी नहीं है, थाली बह कैसे जाएगी? तो पता चला कि खोने को यहाँ सीतापुर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बह गई है। क्या बोलते हैं? बह गई है। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगा, लेकिन अब तो मैं समझने लगी। अब कोई भी बच्चा बोलता है ये बह गई वो बह गई, मैं समझ जाती हूँ कि हाँ खोने की कह रहा है। अब अगर मैं वहाँ हंस देती या उसे ये कह देती नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, अगली बार से वो अपनी जो बात है आपसे व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, बोलेगा ही नहीं, अपनी समस्या ही आपको नहीं बता पाएगा, फिर आप कैसे समझेंगे बच्चे को, है ना? तो इसलिए हमें उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें। बालक की भाषा और संस्कृति को क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। ऐसा कि उसका मजाक ना उड़ाएं आप और ना हंसें उन पे कि वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए अगर आप एक शिक्षक हैं तो हर भाषा को सम्मान देना चाहिए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बहुभाषिक कैसी होनी चाहिए? बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं, त्रिसूत्र, 3 भाषाओं मतलब त्रिसूत्र, त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। कौन? एनसीएफ 2005 कितनी भाषा सूत्र की वकालत करता है? वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, हमने अभी जैसे बताया कि 22 भाषाएं हैं और आगे तो, लेकिन जो एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं की वकालत करता है? त्रिभाषा। अगर आपको सारी भाषा तो नहीं आ सकती ना, मुझे आ सकती हैं, जैसे मुझे मराठी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, लेकिन हम एनसीएफ 2005 वकालत करता है वो कितनी भाषाओं की? त्रिभाषा, यानी कि 3 भाषा की वकालत करता है। देखते हैं पहली भाषा हमारी क्या है? मातृभाषा। पहली भाषा हमारी क्या होगी? मातृभाषा। मेरी भाषा मतलब हमारी नहीं, बच्चे की मातृभाषा पहली होगी। दूसरी क्या होगी? अंग्रेजी। अगर आपको बच्चे की मातृभाषा नहीं आती आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। और या फिर उनकी तीसरी भाषा क्या होगी? जहाँ का बच्चा है। कौन सा? जहाँ का बच्चा है वहाँ की स्थानीय भाषा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ की नहीं आती थी, तो वो लोकल की अपने सीतापुर की लैंग्वेज बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनकी भाषा यानी कि स्थानीय भाषा, यानी जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ की भाषा में उनको सिखाएं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई। कितने कौशलों की बात की गई है? एनसीएफ 2005 में 4 कौशलों की बात की गई है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कितने? सुनना, पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना, इनकी बात की गई। अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं? क्या आप बता पाएंगे? इसको जानते हैं सुबोपली के नाम से। कौन से? सुबोपली भी बोलते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली के नाम से भी जानते हैं। ये पेडागोगी में इस भाषा से इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब पेडागोगी पढ़ेंगे हिंदी भाषा की तो ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में, सुबोपली के बारे में पूरा डिटेल से कि सुबोपली को जो पेडागोगी है वो कैसे क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का अगला पॉइंट कह रहा है ज्ञात से अज्ञात एवं सरल से कठिन जैसे शिक्षण का प्रयोग किया जाए। यानी कि बच्चे को पहले जो चीज़ें उसे पता हैं, पहले से जो चीज़ें पता हैं उसे और उससे पहले सिखाएं, उसके बाद जो चीज़ें नहीं पता हैं उनकी तरफ उन्हें ले जाएं। सरल चीज़ों से कठिन की तरफ ले जाएं। मान लीजिए आपने कोई कठिन चीज़ बताई जो उसके समझ में नहीं आ रहा, जो उससे रिलेटेड ही नहीं है, इसमें बहुत सारे ये विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हो जाती हैं। सरल से कठिन की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर है, और भी हैं। तो इसको हम एक मतलब इनके बारे में, ये जो विधियां हैं इनके बारे में एक हम अलग से रिकॉर्डिंग में कर दूंगी।
इस टॉपिक की। तो लेकिन यहाँ पर जो अभी बच्चों का एनसीएफ 2005 कह रहा है वो ये कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन जैसे शिक्षण का प्रयोग करना, यानी कि बच्चे को पहले उदाहरण देना चाहिए, बाद में नियम समझाएं। अगर आपने पहले ही बच्चे को ये बताया जो उसे पता ही नहीं है तो उसके सब यहाँ से होके निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और क्लास में केवल बैठा रहेगा और लास्ट में जाके क्या होता है, बच्चा डीमोटिवेट होता है, फिर नहीं सीख पाता। अगर एक बार बाकी बच्चे सीख गए, कुछ बच्चे बच गए, फिर वो नहीं सीख पाते, फिर पीछे ही होते जाते हैं धीमे धीमे, तो आपको ही फिर बाद में उन्हें आगे करने में कठिनाई होगी। इसलिए बच्चों को पहले क्या, सरल से कठिन की तरफ ले जाएं। अगला पॉइंट कह रहा है बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया चाहिए। किसी भी प्रकार का हम उन्हें दंड नहीं दे सकते। मार दिया, पीट दिया, डांट दिया, अगले दिन स्कूल नहीं आएगा, सबसे प्लस पॉइंट है उनका, वो स्कूल ही नहीं आएगा, है ना। तो उन्हें दंड नहीं देना। अब तो दंड अगर आपने दे दिया तो कार्रवाई और हो जानी है आपके ऊपर, किसी ने शिकायत कर दी तो, इसलिए दंड नहीं देना, है ना। तो बच्चों को कैसे सिखाएं, प्यार से सिखाएं। कहने का मतलब बच्चों को प्यार से सिखाएं, छोटा बच्चा है तो इसलिए उसे प्यार से सिखाएं। शैक्षणिक गतिविधियों में बालकों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जैसे यहाँ शैक्षणिक गतिविधियों का माध्यम है कि जैसे बच्चा, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ, जैसे पेरेंट्स मीटिंग हुई या और भी बच्चों ने अदरवाइज 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है, और भी बीच कुछ प्रतियोगिताएं आप कराते जा रहे हैं, तो उनके अभिभावकों को भी बुलाएं। अभिभावकों को बुलाने से एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चा भी खुश होता है कि मेरे मम्मी पापा आए हैं, मैं अच्छा करूँगा, मुझे इनाम मिलेगा, मम्मी पापा भी खुश होंगे, या मतलब मोटिवेट होता है एक तरह से। और गार्जियन को भी अच्छा लगता है कि स्कूल में ऐसी चीज़ें करा रहे हैं और मेरा बच्चा अच्छे से सीख रहा है, इसलिए हमें अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। ये क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 में ये चीज़ बताई गई है। आगे देखिए, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। क्या किया जाए, मानसिक स्तर और बच्चे की योग्यता के अनुसार हमें किसका निर्धारण करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा ना हो कि आपने कोई बुक उठा के दे दी और बोल दिया कि ये लो पढ़ो। नहीं, हो सकता है वो ना पढ़ पाए, उसे वो कठिन लग रही हो और फिर चुप रहेगा, बोलेगा ही नहीं आप जब उसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। एक चीज़ और बता दूं, अभी सारे विद्यालयों में अब एक नियम, मतलब एक आदेश आया है कि सारे विद्यालयों में क्या होना चाहिए, रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर का मतलब हो सकता है कुछ लोग ना समझ रहे हैं, हर क्लास में एक कोना बनाया गया है, कोने में मतलब उसमें बुक है, टीएलएम का सामान है, कुछ खेल का भी सामान है। मतलब बच्चे को कुछ टाइम ऐसा होता है, जैसे 30-35 मिनट का उनका एक पीरियड होता है, जिसमें वो जाके और अपने उस कोने में बैठेंगे। खेलना होगा तो कुछ बच्चे खेलेंगे, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, तो ये उनको निर्धारित किया गया है, तो उसे बोलते हैं रीडिंग कॉर्नर। तो ये इसीलिए है, स्वयं चुनने का अवसर दें उन्हें, वो अपने आप स्वयं जाके पढ़ेंगे। बस आप एक ध्यान बनाए रहिए क्या कर रहे हैं बच्चे। तो आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा, कैसी, समावेशी वातावरण, समावेशी वातावरण तैयार करना। यानी कि समावेशी का मतलब क्या हुआ, जहाँ सभी प्रकार के बच्चे हैं, जिसमें दिव्यांग भी हैं, प्रगतिशील भी हैं, सृजनात्मक भी हैं, है ना, कुछ मंदबुद्धि भी होंगे। तो मतलब कई जितने भी प्रकार के बच्चे हैं सबको एक साथ शिक्षा देनी है। ऐसा आपको वातावरण तैयार करना है जहां सारे बच्चे एक साथ मिलके सीख सकें। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगले पॉइंट में है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। 5 विधियां बताई गई हैं। इसमें 5 विधियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली विधि है परीक्षण विधि, दूसरी निरीक्षण विधि, तीसरी है सामूहिक विधि, चौथी है करके सीखना, यानी बच्चे को करके सीखने दें स्वयं से, और पांचवी है मिश्रित विधि। पहली परीक्षण, दूसरी निरीक्षण विधि, तीसरी सामूहिक विधि, चौथी करके सीखना, पांचवी मिश्रित विधि। ये 5 विधियां हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सुविधा प्रदाता के रूप में होनी चाहिए। इसे सुविधा प्रदाता, ये सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये
सीटेट में बहुत बार ये पूछा गया है। ये शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये सुविधा प्रदाता को हम सुगमकर्ता भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सुगमकर्ता के नाम से भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। सुगमकर्ता, इसलिए सुगमकर्ता के भी नाम से है, इसलिए शिक्षा को कैसा दे गया है कि सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है ना, बात की गई है एनसीएफ 2005 में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चों को सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें बाहरी शिक्षा से जोड़ना, उनका सर्वांगीण विकास करना या बाहरी शिक्षा से उन्हें जोड़ना चाहिए। उनके वातावरण में जो हो रहा है, आसपास की चीज़ें हो गई, घर परिवार में उनके क्या हो रहा है, और स्कूल के वातावरण से या जो चीज़ें बच्चा जान रहा है उससे कनेक्ट करके जोड़ना चाहिए बच्चे को। एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है एनसीएफ 2005। कैसे मूल्यांकन पर बल देता है एनसीएफ 2005? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, ये कह रहा है, इन सब चीज़ों पर बल देता है क्या, एनसीएफ 2005। अच्छा एक चीज़ और, सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसका एक टॉपिक भी है इसमें साइकोलॉजी में कि सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, हम बहुत सारी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें ये भी बताया गया है कि पेपर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ इतना जान लेते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या है, और यहाँ पर जो एनसीएफ बता रहा है व्यापक मूल्यांकन ये क्या है। सतत मतलब जो निरंतर चलता है, सतत का मतलब है निरंतर, यानी कि सतत मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जो बच्चे का निरंतर चलता ही रहता है। यानी कि बच्चा अगर गेट से अंदर आया स्कूल के, वहां से उसका मूल्यांकन स्टार्ट हो जाता है, अंदर आने से लेके उसकी छुट्टी मतलब जाने तक उसका मूल्यांकन हमेशा होता रहता है। अगर घर में, यहाँ तो हम स्कूल में टीचर करते हैं, घर में उनके मम्मी पापा करते हैं या नहीं, हम स्कूल की बात करते हैं कि उसका मूल्यांकन हमेशा होता है। वो खाने से लेके कहाँ खेल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है क्लास में। इसलिए जो बच्चे का सतत मूल्यांकन कहने का मतलब निरंतर चलता रहता है। व्यापक मूल्यांकन का मतलब हो गया जो हम वार्षिक या अर्धवार्षिक में जो एग्जाम करवाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये तो रहा एनसीएफ 2005। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एनसीएफ 2005 में इसमें क्या क्या आपको समझ में नहीं आया, और आया तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।